गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट अर्लियर। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो फेडरलिज्म जो है उसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है, मतलब इसका कि किस प्रकार से ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे देश में लागू हुआ है वो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो जो भी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं अलग अलग फेडरलिज्म के सपोर्ट में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आवश्यक तो है ही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। दे आर नॉट सफिशिएंट टू ensure that federal structure is maintained in the country. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि भले हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो एक बेसिक ढांचा के समान काम करता है, लेकिन सिर्फ यही ढांचा रिस्पॉन्सिबल है जो फेडरलिज्म हमारे देश में इतना कामयाब रहा है, तो वो सही नहीं होगा, है ना। फेडरलिज्म की कामयाबी के पीछे जो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है कि हमारा जो देश है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जिस प्रकार का है वो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो क्या है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम? ठीक है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके कारण हमारा जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की वो जागी हुई है, और हमारे जो आकांक्षाएं थी कि डाइवर्सिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, और सारे लोग जो है वो शेयर्ड आइडियल्स, देश के लिए जो एक आइडियल है उसके एम में हम लोग साथ में रहेंगे और साथ में काम करेंगे, वो सारी चीज़ें जो पूरी हो पा रही हैं उसके पीछे कुछ जो फैक्टर्स हैं हम अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीज़ें लाई गई जिसके कारण फेडरलिज्म जो है वो इतना सक्सेसफुल रहा। तो पहली बात है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक हम लोग जब वर्ड यूज़ करते हैं तो इट डिनोट्स टू लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमारे देश में डिवीज़न हुआ था स्टेट्स का, टेरिटरीज़ का, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स के माध्यम से। The creation of linguistic state was the first and the major test for democratic politics in our country. If you look at the states at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of the exchange. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries, the name of the state have been changed. ठीक है, तो अगर आपको 1947 का मैप दिखाया जाए और 2017 का मैप दिखाया जाए तो आप देखेंगे कि जो मैप है ये 1947 का इंडिया है, ठीक, और ये जो है आपका 2017 का इंडिया है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि इतने सालों में हमारे जो अलग अलग टेरिटरीज थे भारत देश के अंदर, उसमें बहुत सारे नए नए इंटरनल बाउंड्रीज बनाए गए हैं ना, स्टेट का डिवीज़न किया गया, और बहुत सारे पुराने स्टेट्स अब हैं नहीं, और बहुत सारे जो नए स्टेट पहले थे नहीं अब वो भी देखने को हमें मिलते हैं। 1947 में जो बाउंड्रीज थे पुराने, जितने भी हमारे पुराने राज्य थे उनको बदल दिया गया था और एक नए स्टेट का सिस्टम क्रिएट किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो लोग हैं, पीपल जो हैं, जो एक प्रकार की भाषा बोलते हैं वो एक साथ एक राज्य में रह पाएँ। स्टेट्स जो हैं वो were created not on the basis of language but to recognize difference based on culture, ethnicity and geography। ठीक है, तो स्टेट्स को अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड करने का जो रीज़न था वो ये नहीं था कि अलग भाषा के लोगों को हम लोग अलग अलग जगह पे एक साथ इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, बल्कि अलग अलग लैंग्वेज को के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड करने का एक्चुअल रीज़न ये था कि हम लोग पहचाने कि हमारे जो ये बड़ा देश है भारत, वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग लोग रहते हैं।
ठीक है। और इस डाइवर्सिटी को ऑनर करने के लिए ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो बनाई गई थी। तो जैसे हमारा नागालैंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, ये स्टेट्स जो हैं आप देखेंगे कि इनके कल्चर अलग हैं, है ना, लैंग्वेज जो बोले जाते थे वो भी अलग थे। तो इसी कारण से नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड को उनके पुराने स्टेट से डिवाइड करके नए स्टेट्स में बना दिया गया। तो जब हम पुराने समय में मतलब 1947 और 50s के दौर में जाते हैं, जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जा रहे थे, तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे जिनका मानना था कि अगर हम अलग लोकल भाषाओं के बेसिस पे स्टेट्स बनाते हैं तो जो देश है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाने से काफ़ी रेजिस्ट भी किया, मतलब अपने वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो क्या होता है, उसके कारण आज अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, उसके कारण ही हमारा देश जो है आज ज़्यादा स्ट्रांगली यूनाइटेड है, ज़्यादा और बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहा है। लोगों के बीच में आपसी कलह नहीं है इस कारण से, और इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी सरल हो गया है कि नहीं। तो देखिए एक्चुअली में यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा लोकल इश्यूज़, बिकॉज देखिए अब मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो मैं करंट अफेयर्स और जो पॉलिटिकल सिनेरियोज थे अलग अलग दौर के, उसके बारे में भी आप लोग का ध्यान ले जाता हूँ, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि एक्चुअली में किताबों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो क्यों दिया है, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है आपकी लाइफ में, आपके सोसाइटी में। तो स्टूडेंट्स जब जवाहरलाल नेहरू, उनकी कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी की, जब ये डिसाइड कर रहे थे कि जो डिवीज़न है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होगा वो कैसा होगा, ठीक है, तब ये प्रपोजल था कि हम लोग जो है वो एक यूनाइटेड लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट करें, हिंदी, ठीक है, कि भारत जो है उसमें एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए जो हिंदी होना चाहिए, है ना, और सारे लोग जो हैं वो हिंदी बोले। लेकिन जब ऐसा किया गया तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन लोगों ने बहुत विरोध किया इस बात का, ठीक है। और कारण ये था कि उनके मन में ये डर था कि अगर हम हिंदी को प्रमोट करेंगे तो उनके जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल कल्चर है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसका इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में भी हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, है ना, और बेल्जियम का उदाहरण हमने लिया था जहाँ पे सारे लोगों को के जो भी इच्छाएं थी उनको किस प्रकार से साथ लेके चलने की कोशिश की गई, ठीक है। तो अगर इंडिया हैड टू बी अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, अगर इंडिया को 1950s के दौर में अगर हम सोचें कि इंडिया जो कि एकदम नया देश बना था और सारे वेस्टर्न पावर्स जो थे वो चैलेंज लगाए बैठे थे कि इंडिया विल नॉट सक्सीड, इंडिया विल फेल एज अ डेमोक्रेसी, इंडिया में कभी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, वो तो फॉरेनर्स थे जिसके कारण इंडिया फंक्शन कर रहा था, नहीं तो इंडियंस तो कभी यूनाइटेड नहीं रह सकते, ऐसा लोग मानते थे, ठीक है। तो इस हिस्ट्री में जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने जब वन लैंग्वेज की पॉलिसी को अपनाया तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और साउथ में तो तमिलनाडु जैसे, कर्नाटका जैसे राज्यों में तो लोग ने सुसाइड करने शुरू कर दिए अपने कल्चर को के ख़त्म हो जाने के डर से, ठीक है ना। अब अगर हम इंडिया एज अ नेशन, एज अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री समझते हैं, तो हम लोगों का ये इम्पॉर्टेंट उत्तरदायित्व होता है कि हम सारे लोगों को साथ में लेके चलने का प्रयत्न करें, राइट। तो उसी कारण से जो हमारे स्टेट्स, हमने डिसाइड किया कि हम अपने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो भी एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो, क्योंकि लोकल वो एक रीजन में सेंटर्ड होते हैं, जनरली वो पर्टिकुलर रीजन्स में ही एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम स्टेट को ऑर्गेनाइज करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये लोग
स्वयं ही अपना सेल्फ गवर्नेंस कर पाएंगे, है ना। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में लैंग्वेज को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस बेसिस के कारण हमारे लीडर जो थे उस लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश को डिवाइड किए, ठीक है। तो ये और इसका एक्सपीरियंस अभी हम देखते हैं 50 60 70 साल बाद, तो हमें इसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव मिलता है। आज लिंग्विस्टिक बेसिस के कारण ही सारे स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा यूनाइटेड हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, है ना। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग एंड यूनिटी ऑफ आवर नेशन बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो ये पॉलिसी तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुली रही। देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। तो जो सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म था वो हमारे देश का लैंग्वेज पॉलिसी था, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। तो संविधान में नेशनल लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को नहीं दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें हिंदी भी है और 21 और भी अन्य लैंग्वेज हैं जिनको नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हिंदी की खासियत ये है कि 40% जो हमारी आबादी है वो उसकी मातृभाषा हिंदी है। इसीलिए बहुत सारे सेफगार्ड हमारे संविधान में बनाए गए हैं कि बाकी जो भाषाएं हैं वो कहीं हिंदी के प्रभाव में गायब लुप्त ना हो जाएं, ठीक है। तो इसी कारण से 21 लैंग्वेजेस को हमारे संविधान ने शेड्यूल लैंग्वेज का की या ऑफिशियल लैंग्वेज की उपाधि दी है संविधान में, ठीक है। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई परीक्षा करवाती है, एग्ज़ाम करवाती है किसी पद नौकरी के लिए, तो जो भी एग्जामिनी है, जो भी परीक्षार्थी हैं, वो किसी भी भाषा में 21 में से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं परीक्षा देने के लिए। तो ये एक प्रकार से सुविधाजनक चीज़ थी। अगर आप इमेजिन करते सोचिए खुद ही, अगर आप और हम लोग, अगर हमारा नेटिव मदर टंग हिंदी नहीं होता, तमिल होता, अगर हम साउदर्न पार्ट में बॉर्न हुए होते और अगर हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी होता तो हम लोग को कितनी कठिनाई होती गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पाने के लिए, है कि नहीं। तो अगर हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज पॉलिसी है और जो लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स है उसका वैल्यू हम समझ पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जब स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में अपने उनको परीक्षा कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। अधिकतर राज्यों में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके सारे फंक्शन जो हैं उनके स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में ही किए जाते हैं। तो ये सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है ये चीज़। और अगर हम इसको कंपेयर करें श्रीलंका जैसे देश से, जहाँ के लीडर जो थे उन्होंने खाली अपना जो सिन्हेली लैंग्वेज थी उसको सारे लोगों के ऊपर लागू कर दिया फोर्सफुली, तो जो तमिल स्पीकर्स थे या जो दूसरे भाषा के लोग थे उनको उससे बहुत प्रॉब्लम हुई। और इसके रिज़ल्ट ये हुआ कि श्रीलंका जो था उसके इंटरनल अफेयर्स में पीस नहीं था, शांति नहीं रह गई थी, बल्कि सिविल वॉर हो रहा था काफ़ी सालों तक। तो हमारे जो लीडर्स थे वो इस कारण से बहुत ही कॉशियस थे, सतर्क थे कि हिंदी का बहुत अधिक उपयोग ना किया जाए। और अगर हम अपने संविधान को देखें तो इंग्लिश जो है उसको भी ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना जो था वो 1965 में रोका जाना था। लेकिन क्योंकि बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने ये डिमांड किया कि इंग्लिश जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए, तो तमिलनाडु हो गया जहाँ पे ये जो मूवमेंट थी वो बहुत ही वायलेंट हो गई थी। तो इसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया उनके डिमांड्स को कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका इस्तेमाल करेगी। और इसके जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं ये सोचते हैं कि क्रिटिक का मतलब जो आलोचक हैं, जो अंग्रेजी एज अ मीडियम की आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि ये जो इंग्लिश है ये एलीट लोगों के लिए है ना, जो बहुत ही ज़्यादा
जिनका वर्चस्व है उन लोगों के लिए है, जो बहुत ही समृद्ध है उन लोगों के लिए ही इंग्लिश है। लेकिन हिंदी जो है वो उसके बाद भी, इनकी आलोचना के बाद भी इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों को एक समान की उपाधि दी गई है। और हिंदी जो है वो आज भी सारे ऑफिशियल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के ऊपर इम्पोज कर दें, है ना। इम्पोज मतलब लागू कर दिया जाए कि अब आपको यही बोलना है। प्रमोशन का मतलब होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं और हिंदी भी ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। जो भी व्यक्ति सीखना चाहे और उसका उपयोग करना चाहे अपनी सरलता के हिसाब से वो कर सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो हमारे लीडर्स ने दिखाया है, इसी कारण हमारा जो देश है वो आज श्रीलंका जैसे परिस्थितियों में नहीं है ना। तो थर्ड पॉइंट है, हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का आपसी जो सहयोग है, जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार की है हमारे फेडरल सिस्टम के अंतर्गत। Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है उसको रिस्ट्रक्चर करने के कारण ही फेडरल जो प्रैक्टिसेस है वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क्स इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई भी सिस्टम उतना ही परफेक्ट हो सकता है जितना उस सिस्टम को चलाने वाले लोग उस सिस्टम पे काम करते हैं। अगर लोग उसको सख्ती से लागू करेंगे तो सिस्टम बहुत ही बढ़िया काम करेगा, और अगर लोग उसमें ढीला रुख रखेंगे तो सिस्टम भी ढीला काम करेगा, है कि नहीं। जो बहुत ही लंबे समय तक आज़ादी के बाद से हमारा जो देश था वो सेंटर और स्टेट में दोनों एक ही रूलिंग पार्टी जो थी वो सत्ता में थी, है ना। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर एग्जांपल 1947 ऑनवर्ड से ऑलमोस्ट 1980s के दौर तक, 85 या अर्ली 90s तक जो है वो पावर में रही है, सारे सेंटर में भी और रीजनल स्टेट्स में भी। और इसके कारण ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके पास कोई ऑटोनोमस अधिकार थे ही नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जिसकी जो लीडर था वही उसका बॉस ही सेंट्रल गवर्नमेंट में लीडर था। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने कोई भी फेडरल डिमांड जो है वो नहीं रख सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के हिस्सा थे और एक ही यूनिट के तौर पे काम किया करते थे। इसीलिए उस ज़माने में कोई अधिक फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं थी। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो जनरली 90s के दौर के बाद से हम देखते हैं कि और स्ट्रेंथन होना शुरू होता है। तो ये जो पीरियड था, हमने देखा कि इस दौर में रीजनल पार्टी जो है वो उभर के सामने आना शुरू होती हैं और स्टेट्स में अलग अलग लोकल मुद्दों और लोकल पार्टी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती हैं। और ये ही वो दौर था जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट का दौर कहते हैं या गठबंधन का दौर कहते हैं। सिंस सेंटर में, क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी जो थी वो लोकसभा में क्लियर कट मेजॉरिटी उसको मिलता ही नहीं था, रीजनल पार्टीज़ भी लोकसभा के सीट ले जाते थे। तो इसके कारण क्या होता था कि सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए अलायंस बनाना पड़ता था या गठबंधन करना पड़ता था, पार्टनरशिप करनी पड़ती थी अलग अलग लोकल रीजनल पार्टीज़ के साथ में। तो इसके कारण एक नया कल्चर जो है वो आता है हमारे देश में, और ये कल्चर है कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, है ना। कि सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी वो लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही मिलके गवर्नमेंट बनाई होती थी। तो उसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के विशेष जो हैं वो मानने पड़ते थे, तभी वो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर पाती, नहीं तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट छीन लेती तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती।
तो इस कारण से दोनों रीजनल स्टेट और सेंटर के रिलेशन जो थे उसमें आपसी रेस्पेक्ट आना शुरू होता है और एक नया कल्चर जो है जहाँ पे स्टेट जो हैं ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सेंटर के प्रभाव से, ये कल्चर का ये दौर शुरू हो जाता है। और ये जो ट्रेंड था ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के कारण और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने पावर का दुरुपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती थी या प्रेसिडेंट रूल लगाती थी राज्यों के ऊपर आर्बिट्री मतलब मन चाहे मैनर में, तब सुप्रीम कोर्ट जो है डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए आके स्टेट गवर्नमेंट्स के सपोर्ट में सही निर्णय देती थी। और इसके कारण क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भले उनके पास अधिकार हो, वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाते थे और स्टेट्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे फंक्शन कर पाते थे। तो जो आज हम देखते हैं कि फेडरल पावर शेयरिंग जो हो रहा है वो इतने अच्छे तरीके से हो रहा है, वो तभी शुरू हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स कराया गया और हमारे जो कोर्ट्स हैं और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो भी हमारा सिस्टम था वो इस तरीके से लागू हुआ। इसी कारण ही फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मजबूत हुआ। तो फाइनली आखिरी में एक बार और रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो हमने आज के वीडियो में ये जाना कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे देश में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, क्यों उसका गठन हुआ था और उससे क्या फ़ायदे थे, ठीक है, और उसके कारण क्या फेडरलिज्म जो है वो हमारा मजबूत हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड हमने देखा लैंग्वेज पॉलिसी, जहाँ पे हमने सारे लैंग्वेज सारे डाइवर्सिटी को ऑनर किया एक प्रकार से और इसके कारण हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हुआ, ये भी हमने देखा। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे थे पहले शुरुआती दौर में और बाद में कैसे ये जो है फेडरलिज्म को प्रमोट करने के दिशा में अग्रसर हो जाते हैं जब कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आता है। इसी कोलिशन गवर्नमेंट के दौर में हम आपके बुक में पेज नंबर 21 में कुछ कैरिकेचर्स भी दिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन के दौर में किस प्रकार से फंक्शन करती थी। कुछ कार्टून्स हैं, तो इस पिक्चर्स को आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन कैरिकेचर्स के द्वारा जो कार्टूनिस्ट हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला जो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इसी वीडियो के साथ वो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और पार्ट रह जाता है आपका इस चैप्टर में, जो कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे।